हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हमने समझा फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी केमिकल रिएक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस। और देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जिसमें हम समझेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक समझाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टॉपिक में 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। इस लेक्चर में हम इन तीनों एक्टिविटीज के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले चलिए थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि किसी भी सब्सटेंस में 2 तरह के चेंजेस आ सकते हैं, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। अगर किसी सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी, वॉल्यूम, शेप या फिर स्टेट में चेंज आता है तो उस चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं और इस दौरान कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बन जाता है तो उस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि केमिकल चेंजेस क्यों आते हैं? केमिकल चेंजेस आते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। जब भी किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर आते हैं केमिकल चेंजेस। सो whenever a chemical change occurs, a chemical reaction has taken place. जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो वो होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। बट अब आप सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। हमारे सराउंडिंग में अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ बॉन्ड बना लेता है, यानी कि जुड़ जाता है, या फिर खुद ही टूटकर नए सब्सटेंस बना लेता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बट हमें कैसे पता चलता है कि किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है? केमिकल रिएक्शन का हमें पता लगता है केमिकल चेंजेस से। केमिकल रिएक्शन के दौरान अलग अलग चेंजेस आते हैं, जैसे हो सकता है गैस एवोल्यूशन हो, यानी कि गैस का रिलीज हो, या फिर टेम्परेचर में चेंज आए किसी भी सब्सटेंस में, और हो सकता है उसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए। ऐसे केमिकल चेंजेस से हमें पता लगता है कि किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब चलिए केमिकल रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं थोड़े एग्जाम्पल की मदद से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है मैग्नीशियम रिबन का, जिसका कलर है मेटालिक ग्रे। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में, और यहाँ पर एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमने देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बहुत ही चमकदार, यानी कि डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम का मतलब है चमकदार सफेद रंग की फ्लेम। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो एक डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम दिखाई देती है, जिससे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। अब साथ ही जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है एक व्हाइट पाउडर में, जिसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे केमिकल चेंजेस हुए हैं। जैसे सबसे पहला चेंज हुआ है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो वहां पर हीट रिलीज हुई, जो है चेंज इन टेम्परेचर।
साथ ही आपने देखा जो मैग्नीशियम रिबन था, जिसका कलर इनिशियली मेटालिक ग्रे था, वो जलने के बाद कन्वर्ट हो गया वाइट कलर्ड पाउडर में। सो यहाँ पर कलर चेंज भी हुआ है। सो इसका मतलब ये एक केमिकल चेंज है और ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक जो कि हमें पता है एक मेटल है, उसके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे पीसेस को जब हमने डिप किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। अब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? तो आपको याद होगा क्लास 9th में हमने समझा था सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस वो मिक्सचर होते हैं जिसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो मीडियम होता है जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो है वाटर और जो सॉल्यूट है वो है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें एक सॉल्यूशन मिला जिसको हमने नाम दे दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बट यहाँ पर डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो सॉल्यूट के कंपैरिजन में, तो उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट बहुत ही कम है वाटर के कंपैरिजन में। ये जो सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है। जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किया तो हमने देखा थोड़ी देर बाद छोटे छोटे बबल्स रिलीज होने लगे। ये जो बबल्स थे ये एयर बबल्स थे और ये जो बबल्स थे ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स थे। जब जिंक ग्रैन्यूल्स को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप किया तो जिंक ग्रैन्यूल्स ने इन एसिड के साथ रिएक्ट किया जिसकी वजह से रिलीज हुई हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एक गैस रिलीज हुई है। ये केमिकल चेंज है जो हमें बता रहा है कि यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स और एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही क्यों रिलीज हुई? ऑक्सीजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो रिलीज हो सकती थी। अब ऐसा क्यों हुआ ये हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। बट अभी के लिए हमें इतना समझना है कि रिलीज ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हमने लिया लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो कलरलेस है। अब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को जब हमने रिएक्ट कराया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से जो अगेन एक कलरलेस सॉल्यूशन है। जब हमने इन दोनों कलरलेस सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट कराया तो हमें मिला एक येलो प्रेसिपिटेट जो था लेड आयोडाइड का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में नीचे की तरफ कुछ येलो सॉलिड इकट्ठा हो गया है। इस सॉलिड को हम बोलते हैं लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी कि वो पदार्थ जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब ये डिसॉल्व नहीं हो सकता तो ये सॉल्यूशन में नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर इस प्रेसिपिटेट का कलर येलो है। इस रिएक्शन में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इनिशियली ये जो दोनों सब्सटेंसेस थे यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों कलरलेस थे यानी कि इनका कोई भी कलर नहीं था। लेकिन जब हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में रिएक्ट कराया तो उसके बाद जो नया सब्सटेंस बना लेड आयोडाइड उसका कलर था येलो। अब लेड आयोडाइड के साथ एक और सब्सटेंस बनता है जो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है और इसका नाम है
पोटेशियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें इस रिएक्शन में ध्यान रखना है कि यहाँ पर बनता है येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट जिसका नाम है लेड आयोडाइड। सो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स को समझा। सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से हीट रिलीज होती है और साथ ही जो मैग्नीशियम रिबन जो मेटालिक ग्रे कलर का था वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट पाउडर में। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा जब जिंक ग्रैन्यूल्स को डिप करा गया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें दिखा रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स। थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जो कि दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस हैं, जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो हमें मिला एक येलो इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी कि प्रेसिपिटेट जिसका नाम है लेड आयोडाइड। सो इस तरह से हमने देखे अलग अलग केमिकल चेंजेस जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में हमने समझा जब कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान अलग अलग केमिकल चेंजेस देखे जाते हैं और नए सब्सटेंसेस भी फॉर्म होते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।